एनवायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड है जिससे लिया गया है, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जो फ्रेंच वर्ड है एनवायरनर, ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड है एनवायरनर, यहां से लिया गया है और जिसका मतलब होता है पड़ोस, ठीक है, जिसका मतलब हिंदी में अगर हम बोलें बहुत ही बेसिकली तो इसको हम पड़ोस कहते हैं, यानी हमारे आसपास में जो चीजें हो रही हैं उसी को बोलते हैं हम एनवायरनर, ठीक है। तो एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है और कभी कभी बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि ये कहां से लिया गया, तो एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हिंदी का जो वर्ड है पर्यावरण, इसका मतलब क्या होता है। देखिए पर्यावरण, तो यहां से दो चीजें समझ में आती हैं। एक तो ये है कि पर्यावरण जो है वो परि प्लस आवरण, ये परि प्लस आवरण से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त रूप से पर्यावरण। परि की अगर हम बात करें, परि का मतलब क्या होता है। देखिए परि का मतलब होता है हमारे चारों तरफ, हमारे चारों तरफ या हमारे चारों ओर, ठीक है। और आवरण का मतलब क्या होता है, आवरण का मतलब होता है घेरना, घेरना, ठीक है, या किसी प्रकार का घेरा। तो हिंदी में बेसिक सी बात क्या है, पर्यावरण जो परि प्लस आवरण से मिलकर बना हुआ है। परि का मतलब हमारे चारों तरफ, हमारे चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरना या घेरा। तो हमारे चारों तरफ, तो अगर इसको सिंपल हम समझें कि आखिरकार पर्यावरण क्या है, तो हम बोलेंगे हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जो हमें घेरता है, जो हमें घेरता है। इसका मतलब कि जहां पे हम रहते हैं हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से हम घिरे रहते हैं। ऐसी कई प्रकार की चीजें हैं जो हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं। यदि हम किसी कमरे में बंद हैं तो हमारे चारों तरफ एक मकान है जो घर है, ठीक है, और जो हमारा घर है उसके चारों तरफ भी कई मकान होंगे। तो इसका मतलब यह है कि हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से घिरे रहते हैं, यही है पर्यावरण, ठीक है। ये एक बहुत ही व्यापक शब्द है। अगर हम केवल इसको, पर्यावरण को अगर हम केवल पेड़ पौधों से ही संबंधित या फिर जो जंतु होते हैं या फिर जो रिवर्स होते हैं, अगर हम केवल इसको उनसे ही संबंधित रखेंगे तो ये इस शब्द का उपयोग नहीं होगा प्रॉपरली। एक बहुत ही व्यापक शब्द है पर्यावरण, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जो हमें घेरता है, इसी को हम बोलते हैं पर्यावरण। या फिर बोलें कि हमारे चारों ओर का क्षेत्र जो हमें घेरता है, क्या कहते हैं उसको, हम पर्यावरण कहते हैं। तो हमने बेसिक सी बात समझ ली है इन्वायरमेंट के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं इसमें कुछ बेसिक सी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं, इसकी परिभाषाएं हैं, उसको जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक एक पॉइंट को कॉपी पे लिखते रहें और आप लोग नोट्स को बनाते रहें। भले ही आप कहीं ना कहीं किसी यूपीटीईटी की क्लासेस ले रहे हैं, किसी कोचिंग में आप लोग पढ़ते हैं, अलग बात है, लेकिन ये आपके जो इन्वायरमेंट के लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड होने वाले हैं, ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कोचिंग में पढ़िए, नो टेंशन, परंतु ये लेक्चर्स आप अवश्य देखिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए देखने के लिए, ताकि वो भी इसको देखे लाभ उठाएं और वो भी एक टीचर बन पाए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक सी बात हम समझ चुके हैं। अब हम जरा एक यहाँ पे एक पर्यावरण का एक छोटा सा अगर हम परिभाषा की बात करें, ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है। तो बेसिकली अगर हम जाने कि हमारे आसपास या आस पड़ोस पाए जाने वाले, हमारे आसपास या हमारे आस पड़ोस पाए जाने वाले लोग, वस्तुएं, स्थान और प्रकृति, हमारे आसपास पाए जाने वाले लोग, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट पर फोकस करिएगा। हमारे आसपास पाए जाने वाले लोग,
वस्तुएं, स्थान एवं प्रकृति पर्यावरण कहलाते हैं। पर्यावरण कहलाते हैं। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटी सी परिभाषा है, ठीक है। इस परिभाषा में एक एक चीज समाहित हो चुकी है। तो बहुत ही आसान सी परिभाषा है। क्या परिभाषा है? हमारे आसपास पाए जाने वाले लोग, जहां पे हम रहते हैं, हमारे आसपास जो लोग पाए जाते हैं, ठीक है, लोगों में इंसान आते हैं, या फिर अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे आसपास पाए जाने वाले जो जंतु हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है चींटी हो, या हो सकता है सांप हो, गाय भैंस हो, बकरी हो, जो भी है ये सब हमारे आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जहाँ पे हम रहते हैं, टेबल है, कुर्सी है, मेज है, आसपास के जो भी इक्विपमेंट हैं, जो भी चीजें हैं, स्थान है, कहीं पे मंदिर है, कहीं पे कोई बड़ा एक भवन बना हुआ है, कहीं पे हॉस्पिटल है, ठीक है, कहीं पे स्कूल है, कॉलेजेस हैं, ये सब वस्तुएं और जो नेचर है, जो प्रकृति है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत बहुत चीजें आती हैं, वो सब हम जानेंगे। ये तो एक हमने इसकी परिभाषा की बात करी। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और परिभाषा इसकी है, ठीक है। हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जो हमें घेरे रहता है, ठीक है, हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जो हमें घेरे रहता है एवं हमारे जीवन तथा हमारी कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। पर्यावरण कहलाता है। तो आप लोग अपनी कॉपी पे इन दोनों परिभाषाओं को लिख सकते हैं। क्या है? हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जो हमें घेरे रहता है एवं हमारे जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में, तो हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जो हम देखते हैं, यानी जो सभी कुछ हमें दिखाई देता है, जो सब कुछ हम देखते हैं, अनुभव करते हैं और जिसके साथ हम अंतः क्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। जैसे मैं मार्कर के साथ में अंतः क्रिया कर रहा हूँ, मार्कर के साथ में इंटरेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। और आपके फोन के साथ में इस समय इंटरेक्शन हो रहा है। आप लोग मेरा वीडियो मुझे फोन पे देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? एक इंटरेक्शन है, एक अंतः क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। और जिस पर हमारा तथा अन्य जीवों का जीवन निर्भर करता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो ये भी एक इसकी परिभाषा हो सकती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं। और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। अब देखिए, इसकी अगर हम बेसिक सी बात करें कि इसका मतलब क्या होता है कंपोनेंट्स का, यानी पर्यावरण जो है उसमें कौन कौन सी विशेष चीजें हैं, वो किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, उन्हीं को हम बोलते हैं घटक, ठीक है। उन्हीं को हम घटक बोलते हैं। और इसके अंतर्गत बहुत चीजें आती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन कौन घटक हैं इसके, तो एक तो होता है सजीव घटक, या इसको अगर और सिंपल तरीके से समझें तो एक होता है प्राकृतिक, ठीक है, यानी जो प्राकृतिक तरीके से प्राप्त हुआ है, जो प्रकृति द्वारा दिया गया है, जो नेचुरल है, जो हमने नहीं बनाया है, ठीक है। जैसे सपोज हवा है, हवा एक ऐसी चीज है, प्राकृतिक है कि हमने बनाई है, जाहिर सी बात है प्राकृतिक है। मोबाइल फोन है,
ये प्राकृतिक है क्या? नहीं, ये हमने बनाया है। ठीक है, उसी प्रकार ऐसी चीजें जो प्रकृति के द्वारा दी गई हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक, और दूसरा होगा मानव निर्मित। मानव निर्मित, ठीक है, इसको हम नेचुरल कहते हैं, और ये होता है मानव निर्मित यानी मैन मेड, या इसको बोल सकते हैं आर्टिफिशियल यानी जो कृत्रिम रूप से बना हुआ है। ठीक है, मानव निर्मित को हम बोल सकते हैं, अथवा इसको हम कह सकते हैं सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, इसको हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक बोल सकते हैं। तो दो फैक्टर हैं, दो कारक हैं, कौन कौन से? एक नेचुरल, दूसरा मैन मेड है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक एक करके इंडिविजुअली। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राकृतिक कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं प्राकृतिक, फिर बात करेंगे हम मानव निर्मित। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक के बारे में, यानी प्राकृतिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, नेचुरल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक घटक के बारे में बात कर रहे हैं, यानी नेचुरल कंपोनेंट्स की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसके अंदर अब जाहिर सी बात है वही आएंगे जो केवल प्राकृतिक रूप से दिए गए हैं। जैसे इसके अंदर बायोटिक, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स जिसको हम बोलते हैं सजीव, या बोलते हैं इसको हम जैविक घटक, और दूसरा होता है अबायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट्स, इसको बोलते हैं हम निर्जीव, निर्जीव घटक। ठीक है, जो सजीव नहीं है वो है निर्जीव घटक। अब यहां पे बेसिक सी बात आप लोग समझिएगा, बायोटिक का मतलब क्या होता है। बायोटिक का देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बायोलॉजी की, अब यहां पर भी बायो है और यहां पर भी बायो है। ठीक है, एक और आपने नाम सुना होगा एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। तो यहां पर भी बायो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो बायो यहां पे भी है, बायो यहां पे भी, तो इसका मतलब बायो का मतलब सेम होगा। ठीक है, देखिए बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब क्या होता है? जीवन होता है, जीवन। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंटीबायोटिक, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोटिक यहां पर भी। तो बायोटिक का मतलब क्या होता है? जीवन, यानी जो जीवन के अगेंस्ट है उसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और एंटीबायोटिक्स एक प्रकार के ड्रग्स होते हैं, औषधियां होती हैं। ठीक है, फिलहाल ये किसके अगेंस्ट होती हैं? बैक्टीरिया के, यानी बैक्टीरिया के जीवन के विरुद्ध काम करती हैं, ना कि वायरस के। यहाँ पे बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जीवन का अध्ययन होता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि बायोटिक का मतलब क्या है। तो इसके अंतर्गत, बायोटिक के अंतर्गत क्या आने वाला है? इसके अंतर्गत जीवन के सभी रूप शामिल हैं। ठीक है, जीवन के सभी रूप इसमें आएंगे। इसका मतलब कि ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जितने भी प्रकार के जीवन अर्थ पे उपस्थित है, मौजूद है, वो सब इसमें शामिल होगा। क्योंकि बायोटिक का मतलब क्या? सजीव, जो जीवित रहते हैं। ठीक है, और जितने भी सजीव होंगे, जितने भी जीवन के रूप होंगे जो शामिल होंगे, वो किससे मिलकर बनेंगे? वो मिलकर के बने होंगे कोशिकाओं के, यानी सेल्स के। क्योंकि जहां पे सेल्स नहीं होगी वहां पे जीवन संभव नहीं हो सकता है। कोशिकाओं से ही जीवन की शुरुआत होती है। तो ये सारे प्राणी किससे मिलकर बने होंगे? कोशिकाओं से मिलकर के बने होंगे। अब इनमें क्या क्या आएगा, इनमें कौन कौन चीजें आएंगी, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि क्या क्या शामिल होगा। तो इसके अंतर्गत, यानी अगर हम बात करें कि हमारी पृथ्वी पर जीवन के रूप में कौन कौन चीजें अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले वनस्पति। वनस्पति मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, पौधों की। उसके अलावा यहाँ पे जंतु शामिल होंगे जिसको हम एनिमल्स कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या इसको बोलते हैं माइक्रोब्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म
जीव। तो ये यहाँ पे सजीव है, बायोटिक है। इसका मतलब कि हमारी अर्थ पर केवल जीवन इन्हीं रूपों में पाया जाता है। किस किस रूप में पाया जाता है? या तो प्लांट्स होंगे, वनस्पतियां होंगी, या फिर जंतु होंगे, एनिमल्स होंगे, या फिर माइक्रोब्स होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे। ठीक है, इसके अलावा जीवन और किसी रूप में नहीं है। क्या ये मार्कर जीवित है? क्या ये फोन आपका जीवित है? नहीं। केवल जीवन कहाँ होगा? केवल 3 इन रूपों में जीवन पाया जाएगा। और ये तीनों में कॉमन क्या है? ये तीनों बने होंगे किसके मिलकर के? तीनों बने होंगे कोशिकाओं से मिलकर के। ठीक है, तीनों कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। वो अलग बात है कि किसी में कोशिका एक कोशिकीय जीव हो सकते हैं और कई जीव हैं बहुकोशिकी, तो वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चैप्टर है कोशिका। आगे हम इसी में इसको भी डिस्कस करेंगे कि कोशिका क्या होती है और कोशिका के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमें समझना है। ठीक है, यहाँ पे हमने बेसिक से बात कर ली। अगर यहाँ पे और हम बात करें वनस्पति, अगर वनस्पतियों को अध्ययन करना है, यानी हमको अगर प्लांट्स के बारे में स्टडी करना है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? तो हम लोग उसको बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। बॉटनी को हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें जंतुओं के बारे में, अगर जंतुओं को स्टडी करना है तो क्या बोलेंगे उसको? हम जूलॉजी बोलेंगे, और जिसका मतलब होता है जंतु विज्ञान। ठीक है, जैसे जो एनिमल्स हैं, पक्षी है या फिर कोई जंतु है, अगर हमको उसको स्टडी करना है तो हम क्या बोलेंगे? जूलॉजी बोलेंगे। उसी प्रकार अगर हमको माइक्रोब्स को स्टडी करना है तो उसको बोलेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं सूक्ष्म जैविकी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस है। उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे जूलॉजी के यानी जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु है, यानी एरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु को कहते हैं जंतु विज्ञान के जनक, क्योंकि पहली बार जंतुओं के बारे में जो सटीक इंफॉर्मेशन थी, फर्स्ट टाइम ईसा पूर्व यानी BC पहले, यानी जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से पहले अरस्तु ने बहुत कुछ बातें बताई थी। उसके बाद अगर बात करें स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो ये माइक्रोब्स की स्टडी होता है। और इसके फादर कौन है? तो इसके फादर पे कई संशय है, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। कुछ बुक्स में माइक्रोबायोलॉजी के फादर यानी सूक्ष्म जैविकी के जनक लुईस पास्चर को बताया गया है, कुछ पुस्तकों में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को बताया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपने इसको समझ लिया है। अब यहाँ पे एक चीज और हम समझ सकते हैं, वो बेसिक सी बात यह है कि जो वनस्पति है, ठीक है, जितने भी ये वनस्पति होंगे, पौधे, ये कैसे होते हैं? ये सभी को पता है। ये कैसे होंगे? ये होंगे उत्पादक। पौधे हमेशा उत्पादक होते हैं, यानी पौधे हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं। इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर, जो उत्पन्न करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये कुछ न कुछ उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार जो जंतु होंगे, जंतु कैसे होते हैं? जंतु उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, उपभोक्ता यानी ये उपभोग करने वाले होते हैं, ये प्रोड्यूसर होते हैं। जंतु जैसे हम हैं, आप हैं, या फिर गाय है, बकरी है, वो खाते हैं। खाते क्या है? जो पौधे प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं को खाते हैं। गेहूं, धान, चावल, ये सब कहाँ से आता है? सब पौधों द्वारा ही तो आता है। तो इसीलिए पौधे कैसे हुए? पौधे उत्पादक हुए, जो उत्पादन करते हैं और हम उसको उपभोग करते हैं, हम उसको खाते हैं। और फिर जब किसी इंसान की या किसी भी एनिमल की बॉडी जब वो मर जाता है, उसकी डेड बॉडी को फिर डिकम्पोज करने वाले यानी उसको वियोजित करने वाले यानी उसको अपघटित करने वाले जो होते हैं, उसको जो तोड़ देते हैं सिंपल सब्सटेंस में, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी माइक्रोब्स, जैसे बैक्टीरिया है। ठीक है, इसी प्रकार से पूरा साइकिल चलता रहता। तो ये है प्राकृतिक घटक, और हमने इसमें बेसिक सी बातें समझ ली हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और जिनके बारे में अभी हमने सब कुछ समझा है डिटेल में, जो सजीव घटक होते हैं उनमें पोषण किस प्रकार से होता है। ठीक है, सजीव घटकों में पोषण किस प्रकार से होता है जरा समझते हैं। पोषण को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, इनमें पोषण, प्रत्येक जीवधारी के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उसको पोषण प्राप्त हो, और जैसा उसको पोषण प्राप्त होगा वैसे ही उसके शरीर का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है,
तो पोषण जो होते हैं फिलहाल इन्वायरमेंट के हिसाब से हम दो प्रकार से समझते हैं। एक तो होता है ऐसे प्राणी, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं पकाते हैं, ठीक है, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं पकाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्वपोषी, और इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक। उसके बाद फिर इसमें आता है परपोषी, और इसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक। इसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉपिक, यानी जो अपना भोजन स्वयं नहीं पकाते हैं। तो इसका सबसे बेसिक सा अर्थ क्या है? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं पकाते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं स्वपोषी। और इसका मतलब क्या होगा? जो भोजन के लिए, क्योंकि प्रत्येक जीवधारी को भोजन की आवश्यकता तो पड़ती ही है, जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उनको हम बोलते हैं परपोषी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्वपोषी के बारे में कि स्वपोषी में कौन कौन चीजें आती हैं। अब जरा आप लोग खुद सोचें और बुद्धि लगाएं, दिमाग का इस्तेमाल करें कि स्वपोषी में क्या क्या आएगा, स्वपोषी में क्या क्या शामिल होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें केवल पौधे ही तो आएंगे। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो क्या है? वो हैं वनस्पतियां, ठीक है, वनस्पतियां हैं यानी प्लांट्स हैं। और इसके अंदर दूसरे अगर बात करें तो शैवाल हैं, ठीक है, शैवाल यानी एल्गी। तो जो शैवाल होते हैं, एल्गी, और जो वनस्पतियां हैं, केवल यही हमारे अर्थ पे ऐसे होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि ये ऑटोट्रॉपिक हैं, स्वपोषी हैं। एक और है जिसको हम बोल सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं नीले हरे शैवाल, ठीक है। ये विशेष रूप के बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और एक प्रकार से इनके अंदर हरित वर्णक होता है, हरित लवक होता है, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन पकाता है। तो ये वनस्पतियां, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, ये होते हैं केवल स्वपोषी, और बाकी सब होते हैं हेटेरोट्रॉपिक यानी परपोषी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें विशेष रूप से कि ये किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से अपना भोजन ये बनाते हैं, तो इसके लिए इनको फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा, यानी इसके लिए इनको स्वपोषियों को क्या करना पड़ेगा? प्रकाश संश्लेषण करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि कैसे अपना भोजन पकाते हैं। तो इसके लिए फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन ये पकाते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस कैसे पौधे करते हैं, यानी किस तरीके से पौधे प्रकाश द्वारा अपना भोजन को संश्लेषित करते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो मृदा है, मृदा, क्योंकि मृदा में पौधों को जल उपलब्ध होता है, मिट्टी में पौधों की जड़ें होती हैं, और पौधे जाइलम के द्वारा, जाइलम क्या होते हैं? विशेष रूप से पौधों में पाए जाने वाले ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनको हम जाइलम कहते हैं। आगे एक चैप्टर आपके इसमें ईबीएस में आने वाला है जिसमें हम बात करेंगे पौधों के बारे में, और वहां पे हम समझेंगे आलू के बारे में, आलू क्या है, जड़ है, कितना है, ऐसे बहुत चीजें हैं जो हमें जाननी है, ठीक है। तो मृदा में जल उपलब्ध होता है और जो पौधों की जड़ें होती हैं वो जल को ग्रहण करती हैं, जाइलम जो टिश्यू होते हैं वो उसको ऊपर तक ले जाते हैं, ठीक है। अब जल मिल गया है। दूसरा, आसपास की जो हवा है, ठीक है, आसपास की जो वायु है, वायु से पौधों को मिलता है CO2, यानी वायु में उपस्थित जो CO2 होता है ये पौधे प्राप्त कर लेते हैं। तो जल और CO2 द्वारा, और फिर जब धूप निकलती है यानी जब सूर्य निकलता है तो सूर्य से मिलती है सूर्य का प्रकाश। बस केवल 3 चीजें ही रिक्वायर्ड हैं भोजन प्राप्त करने के लिए ऑटोमेटिक स्वपोषी तरीके से। तो CO2 प्लस
H2O। और पौधों में हम जानते हैं पौधे हरे होते हैं, पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, और हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ठीक है, ये पाया जाता है। ये करता क्या है? ये सूर्य से आने वाला जो भी प्रकाश होता है, ठीक है, सूरज है और इस सूर्य से चारों दिशाओं में प्रकाश प्रकिरणित होता है, फैल जाता है। सूर्य से जो प्रकाश आता है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको अवशोषित कर लेता है, और इस तरीके से जो सौर ऊर्जा है, यानी जो लाइट एनर्जी है, जो प्रकाश ऊर्जा है, वो फिर रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो कि अपना भोजन पौधे कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं। दूसरा, वो कौन सी ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से किस प्रकार की ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है। तो हमने क्या सीखा कि सूर्य से आने वाली जो प्रकाश ऊर्जा है वो पौधे उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे देखते हैं इसको आगे हम, CO2 + H2O, और यह है क्लोरोफिल। जब आगे रिएक्शन होगी, जब आगे अभिक्रिया होगी, तो क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा, यानी C6H12O6 बनेगा। ठीक है, C6H12O6 बनेगा, प्लस ऑक्सीजन बाहर लिबरेट होती है, निकल जाती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस रिएक्शन के बारे में, क्या बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है, तो ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कार्बन है वो कितने हैं? यहाँ पे कार्बन 6 हैं, इस साइड में कार्बन 6 हैं, C6 है ना, तो कार्बन 6 हुए, और यहाँ पे C केवल 1 है, तो यहाँ पर भी हमको कार्बन 6 करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कार्बन बैलेंस हो गए। अब बात करते हैं हम जरा हाइड्रोजन की। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं? यहाँ पे 12 हाइड्रोजन हैं, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं? यहाँ पे केवल 2 हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 6, तो 6 दूनी 12, तो 12 हाइड्रोजन हो गए, ये भी बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। इस तरफ कितने ऑक्सीजन हैं? अब देखिए यहाँ पे 2 ये, ठीक है, 2 और 6 कितने हो गए? 6 दूनी 12, 12 प्लस कितने हुए? ये कितने हैं? 6 हैं, 6 कितने हुए? 18। तो इस तरफ 18 ऑक्सीजन है, और इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? 6 हैं और 2 हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 6 लगा दूं तो क्या बनेगा? 6 दूनी 12 और 6 18, तो ये भी बैलेंस हो गए। तो इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हमने कर ली है, और यही है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। और ये बना क्या है? कार्बोहाइड्रेट, यानी ये बना है ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज क्या होती है? एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है। आगे हम पढ़ेंगे विस्तार से, तो बात करेंगे इसके बारे में। तो इस तरीके से पौधे अपना भोजन पकाते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? पौधों को सुपोषी बोलते हैं। और ऐसे केवल वही जीव जंतु कर पाएंगे जिसके पास में क्लोरोफिल भगवान ने दी है, ईश्वर ने दी है, बस हम नहीं कर सकते। काश ऐसा होता कि हमारी स्किन भी हरी होती जैसे पत्तियां होती हैं, और हम भी सूरज की रोशनी में बैठ जाते आराम से और खाना पकता रहता, तो हमें संघर्ष करने की आवश्यकता ही नहीं होती, है ना, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, चलिए तो इसके आगे हम बात अब और स्टार्ट करते हैं गंभीरता से, गहनता से। आई होप कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। नोट्स भी आप लोग अपने प्रिपेयर कर रहे होंगे। जो लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और जिन लोगों को लाभ हो रहा है क्लासेस से, वो लोग कमेंट में बताएं कि सर मैं नोट प्रिपेयर कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब जरा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पोषण का। हमने एक प्रकार समझ लिया है, कौन सा प्रकार था? वो स्वपोषी प्रकार था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पोषण का जो परपोषी प्रकार है। ठीक है, परपोषी, हेट्रोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक। अब देखिए इसके अंदर तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, यानी कुछ इसमें ऐसे होते हैं जो होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक, इसको बोलते हैं प्राणी संभोजी। ठीक है, प्राणी संभोजी। अभी मैं इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा होता है सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइटिक होता है, सैप्रोफाइट होता है। और फिर तीसरा जो होता है पैरासाइटिक। ठीक है, सैप्रोफाइट को हम बोलते हैं मृतजीवी, या इसको बोलते हैं मृतपोषी, और इसको बोलते हैं परजीवी। तो 3 प्रकार से पोषण होता है परपोषियों में। जितने परपोषी होते हैं
और बेसिक सी बात क्या है कि जो परपोषी होंगे वो अपना भोजन स्वयं नहीं पकाएंगे, वो किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पैरासाइट से, कि पैरासाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं। बेसिक सी बात है, अगर किसी के सर में जुएं हैं, अगर किसी के सर में जुएं हैं, वो जुएं क्या हैं? अगर किसी की चारपाई में खटमल है तो खटमल क्या है? परजीवी हैं। क्या है? पैरासाइट हैं। यानी वो दूसरों पे डिपेंड रहेंगे, लेकिन किस तरीके से रहेंगे? वो दूसरों के शरीर पे चपक जाएंगे या दूसरों के बॉडी के शरीर के अंदर चले जाएंगे, कहीं किडनी के पास या लीवर के पास चपक जाएंगे और वहां से पोषण प्राप्त करते रहेंगे, खून चूसते रहेंगे। तो इस प्रकार के जितने भी जीव होते हैं उसको बोलते हैं परजीवी, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, लेकिन किस तरीके से करते हैं, जो अभी हमने समझा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? परजीवी क्या होते हैं? जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, उन्हीं से पोषण प्राप्त करते हैं। जो दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं उनको बोलते हैं हम परजीवी। ठीक है, जैसे जोंक, अगर किसी भी इंसान के बॉडी में जोंक जब चपक जाती है, जोंक क्या है? जोंक परजीवी होती है। ठीक है, और परजीवी और परजीविता के अंतर्गत दो चीजें ध्यान रखेंगे आप, प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस। परजीविता के अंतर्गत किसी को फायदा होता है और किसी को घाटा होता है। तो किसको फायदा होगा? जो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की बॉडी में कोई जोंक चिपकी हुई है, तो जोंक जो है वो क्या होगी? उसको फायदा होगा, और जो इंसान है उसको लॉस होगा। तो इसी में जो होस्ट होता है, मेजबान होता है, उस मेजबान को घाटा होता है, लेकिन जो परजीवी होता है उस मेजबान में जो रहता है उसको फायदा होता है। तो यहाँ पे ये होता है परजीविता में। ठीक है, दूसरी बात करें सैप्रोफाइटिक यानी मृतपोषी, तो कई ऐसे जंतु हो सकते हैं, ये जीव हो सकते हैं, कई ऐसे जीव हो सकते हैं जो सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक यानी मृतजीवी। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई सड़ा गला पदार्थ होगा, कोई अगर मरा हुआ पदार्थ होगा, तो उससे पोषण प्राप्त क्या करेंगे? मृत यानी मरे हुए पदार्थों से क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। तो क्या बोलते हैं उनको? मृत पोषी बोलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे समझें तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है मशरूम। ठीक है, मशरूम क्या है? एक प्रकार का फंगस है। फंगस का मतलब क्या होता है? कवक होता है। क्या होता है? कवक। और कवक को उगने के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसके पास में कोई भी हरित लवक नहीं है जो फोटोसिंथेसिस करे। ठीक है, अब यहां पे आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, शैवालों का जो अध्ययन होता है, ठीक है, शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी कहते हैं। और जो कवक होता है, तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इन प्रत्येक बातों को आप लोग अवश्य ध्यान में रखें, नोट्स बनाते रहें। तो यहां पे हम समझ चुके हैं। अब यहां पे बात करते हैं जरा होलोजोइक में। देखिए, ये होलोजोइक का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्राणी, जरा गौर से समझना, ऐसे प्राणी जो अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, माउथ से, मुख से प्राप्त करते हैं, और आहार नाल के द्वारा होता हुआ पेट में जाता है, और पेट में वो पचता है, यानी वो भोजन को पचाते हैं और पचाने के बाद फिर पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि भोजन हमारे पेट में, आमाशय में जब पचेगा और फिर पचने के बाद में वो लिक्विड बन करके छोटी आंत में जाएगा, फिर छोटी आंत क्या करेगी? उसमें जो भी विटामिन, प्रोटीन, फैट होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस तरीके से पोषण प्राप्त करते हैं। कौन से? होलोजोइक। तो इसमें होलोजोइक में क्या क्या आते हैं? इसमें शाकाहारी आते हैं, जिसको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स बोलते हैं, शाकाहारी। दूसरे होंगे कार्निवोरस, मांसाहारी। और तीसरे होते हैं ओमनिवोरस। इसको शाकाहारी कहते हैं, ठीक है, इसको मांसाहारी कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं सर्वाहारी। ठीक है, तो ये हम बेसिक सी बात यहां पे हम लोगों ने समझ ली है। और
अब बताओ जरा इसमें से हम लोग कौन है? हम लोग हैं ओमनिवोरस यानी सर्वाहारी, यानी ऐसे प्राणी जो मांस भी खा सकते हैं और घास फूस भी खा सकते हैं, यानी सब्जी भी खा सकते हैं, तो वो होते हैं सर्वाहारी। और इंसान सर्वाहारी है, सब कुछ खा सकता है। गाय भैंस बकरी जो होते हैं वो केवल घास खाते हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं शाकाहारी, केवल शाकाहारी ही भोजन खाते हैं। और जो शेर होते हैं, शेर है, बाघ है, ठीक है, तेंदुआ है, ये ऐसे जानवर होते हैं जो मांस खाते हैं, तो उनको मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बेसिक सी बातें समझ ली हैं और अब जाकर के हम लोगों ने पूरा बायोटिक जो भी था वो समझ लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं अबायोटिक के बारे में कि कौन कौन से अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं निर्जीव घटक। अब इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये जीवित नहीं होंगे, यानी ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे घटक जो जिनसे हम अंतःक्रिया तो करते हैं परंतु वो जीवित नहीं है, वो निर्जीव हैं। ठीक है, जैसे हवा, जल, मृदा, खनिज, चट्टानें, पहाड़, ये सब क्या है? ये सब निर्जीव घटक में शामिल हैं। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं दो प्रकार से। एक होता है भू आकृतिक कारक, इसको बोलते हैं जियो फैक्टर। ठीक है, दूसरा होता है जलवायु संबंधी कारक, जलवायु संबंधी कारक यानी क्लाइमेट फैक्टर। भू आकृतिक की अगर हम बात करें यहाँ पे कि भू आकृतिक में कौन कौन से चीजें शामिल होंगी, तो इसके अंतर्गत धरातल हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? हमारी जो मकान बने हैं वो कहाँ बने हैं? वो बने हैं धरातल पे, यानी जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं कि अर्थ की जो सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस जो धरातल है वो सब क्या है? वो जिसपे हम खड़े हैं, जिसपे पेड़ पौधे, जिसपे हम खेती करते हैं, वो सब क्या है? वही तो है धरातल। दूसरा चट्टान, जिसको रॉक्स कहते हैं। ठीक है, और रॉक्स जो होती है वो कई प्रकार की, यानी 3 प्रकार की। कौन कौन सी होंगी रॉक्स? तो रॉक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे आग्नेय चट्टान के बारे में, ठीक है, आग्नेय शैल के बारे में। फिर दूसरी हम बात करेंगे अवसादी के बारे में, और तीसरी बात करेंगे रूपांतरित के बारे में। तो चट्टानें 3 प्रकार की होंगी, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो यहाँ पे आगे आने वाले वीडियोस में सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मृदा, धरातल, चट्टानें, मृदा, ये सब कैसे हैं? ये सब भू आकृतिक कारक हैं, लेकिन कैसे हैं? अबायोटिक हैं, निर्जीव हैं। ठीक है, मृदा कई प्रकार की होती है, लेकिन हमारे इंडिया में जो सर्वाधिक मृदा पाई जाती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी, यानी वो एलुवियल सॉइल होती है। ठीक है, जो नदियों द्वारा लाए गए तलछट से बनती है। इसके बाद खनिज, जैसे मिनरल, जिसको मिनरल्स बोलते हैं हम, इसको सॉइल बोलते हैं। ठीक है, मिनरल्स जैसे कौन कौन से मिनरल्स? जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी ये मिनरल्स हैं, खनिज हैं, ये हमको प्राप्त होते हैं। और उसके बाद में आकाश, ठीक है, स्काई, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ भूआकृतिक में शामिल है। अब यहां पे हम बात करते हैं कि जलवायु से संबंधित कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहले आता है तापमान। तापमान को बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। और तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी जो एसआई मात्रक है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? सभी को पता है, केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, केल्विन। उसके बाद फिर हम यहां बात करते हैं वायु के बारे में। वायु का मतलब एयर होता है। ठीक है, उसके अलावा हम बात यहां पे करते हैं पानी के बारे में। ठीक है, वाटर के बारे में बात करते हैं, यानी यहाँ पे हम जल के बारे में बात करते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ और फैक्टर हैं, जैसे
आप लोग सोच के बताइए कि कौन कौन से फैक्टर होंगे जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे जल है, अब जल कितने तरीके से आता है, बरसात भी तो होती है, तो वर्षा जो रेन होगी, ठीक है, रेन की हम बात करेंगे, वर्षा की, प्लस उमस यानी इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ कैसे होंगे, अबायोटिक फैक्टर में शामिल होंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पे समझ लिया है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वायु जो एयर है वो कैसा कारक है, अबायोटिक या बायोटिक, तो आप लोग डेफिनेटली करके आएंगे कैसा है, अबायोटिक फैक्टर है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे मानव निर्मित घटक के बारे में, यानी मैन मेड कंपोनेंट्स के बारे में। और इसी के साथ में हमारा पूरा ये जो भी हम लोग पढ़ रहे थे घटक, कौन कौन से घटक होते हैं पर्यावरण के, सारे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा बताओ आप लोग। सबसे पहले यहाँ पे बहुत चीजें आएंगी, एक लंबी लिस्ट है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं हमारे घर से, इसके अंदर घर आएगा, उसके बाद में घर के अंदर हमारे परिवार होते हैं, फैमिली होती है, तो ऐसे परिवार आएंगे। अब परिवार के बाद अगर बात करें तो परिवार में रिश्ते नाते होते हैं, ठीक है। आपस में जो लोग रहते हैं परिवार में, उनमें कोई चाचा चाची, नाना नानी, इस तरीके से रिश्ते होते हैं, ठीक है, रिश्ते होंगे। और उनका, उन लोगों का आपस में क्या रहन सहन है, किस तरीके से तौर तरीके हैं, ठीक है, रहन सहन, ये सब कुछ इसी में शामिल होगा। और इसके अलावा वो रहते कहाँ पे हैं, ठीक है, तो जो मकान है, ठीक है, जो मकान है, या फिर जो बड़े बड़े भवन हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल हैं इत्यादि, ये सब किस में शामिल होंगे, मानव निर्मित घटक हैं पर्यावरण के। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो पूजा स्थल जो हैं, जहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, पूजा, चर्च है, पूजा होती है, ठीक है, पूजा स्थल। इसके अलावा जहाँ पे हम स्कूल जाते हैं चल करके, सड़कें, ठीक है। इसके अलावा आसपास जो पुल हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी प्रकार के यानी अन्य मानव निर्मित स्थल या वस्तुएं, और कई सी वस्तुएं होंगी जो इंसानों ने बनाई हैं, तो सब कुछ शामिल किसमें होगा, मानव निर्मित घटक में शामिल होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे घटक, जितने घटक हैं पर्यावरण के, सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके बाद में फिर हम आगे बात करेंगे इसमें कि कौन कौन से हमारे पर्यावरण के क्षेत्र होते हैं, यानी कौन कौन से फील्ड्स होती हैं एनवायरनमेंट के अंतर्गत। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे इकोलॉजी के बारे में, यानी हमारी इकोसिस्टम, इकोलॉजी क्या होती है। आज के वीडियो में यहीं तक था। इसके आगे आने वाले वीडियोस में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊँ, मतलब कोई चीज़ छोड़ूँ ना, कोई चीज़ स्किप ना करूँ, ताकि हमारे चांस ज़्यादा बने कि हम ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, ठीक है, ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ। अगर मैं कुछ चीज़ों को छोड़ दूंगा, स्किप कर दूंगा, और हो सकता है कि वो चीज़ें एग्जाम में आ जाएं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो और आप एनवायरनमेंट में कम से कम 28-29 नंबर प्राप्त करें, ठीक।